Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हम सभी की सेहत से कहीं न कहीं जुड़ा है, भले ही हम सीधे मेडिकल फील्ड से न हो। हम बात करेंगे क्लिनिकल रिसर्च यानी चिकित्सा अनुसंधान की, और खास तौर पर ये कैसे किया जाता है, मतलब कैसे ये सुनिश्चित करते हैं कि हमें भरोसेमंद जानकारी मिले। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं जो इसकी बेसिक्स पर रोशनी डालते हैं। अक्सर हम नई स्टडीज़ के बारे में सुनते हैं, कोई नई दवा आई या कोई नई हेल्थ एडवाइस, पर ये जानकारी आती कहाँ से है? कैसे तय होता है कि कोई इलाज वाकई काम कर रहा है या नहीं? आज हम इसी पूरी प्रक्रिया की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। और ये समझना सिर्फ डॉक्टर्स या साइंटिस्ट के लिए ही ज़रूरी नहीं है, मुझे लगता है हम सबके लिए ज़रूरी है, ताकि हम हेल्थ से जुड़ी खबरों को बेहतर समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये रिसर्च मेथोडोलॉजी सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है क्या ये असल में? हाँ, भारी लगता है, पर देखिए ये बस एक तरीका है, मतलब एक सिस्टम है किसी भी रिसर्च को करने का। कैसे उसे प्लान करें, कैसे उसे चलाएं, और फिर जो नतीजे आएं उन्हें कैसे समझें और कैसे रिपोर्ट करें। एक तरह से नियम कानून है ये। अच्छा, मतलब एक गाइड बुक जैसा। बिल्कुल, एक गाइड बुक। और ये इसलिए जरूरी है ताकि जो भी रिसर्च हो वो पारदर्शी हो, है ना, उसके नतीजे भरोसेमंद हों, और अगर बाद में कोई और भी उसे जांचना चाहे तो समझ सके कि ये कैसे की गई थी। इसका असली मकसद तो यही है कि वैज्ञानिक सवालों के सही जवाब ढूंढें और मेडिकल साइंस को आगे बढ़ाएं, वो भी पक्के सबूतों के आधार पर। और मोटे तौर पे सोचें तो रिसर्च दो तरह की हो सकती है। एक वो जो बस ज्ञान बढ़ाने के लिए हो, मतलब जैसे कोई बीमारी कैसे काम करती है ये समझना। ओके। और दूसरी वो जिसका कोई सीधा प्रैक्टिकल मकसद हो, जैसे कोई नई दवा बनाना। समझ गए, एक बुनियादी समझ के लिए और दूसरी किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ये मेथोडोलॉजी, ये गाइड बुक ये पक्का करती है कि जो नतीजे आए वो सिर्फ मतलब किसी का अंदाजा ना हो। सही कहा, अंदाजा ना हो, किसी का व्यक्तिगत विचार ना हो, बल्कि एक ठोस व्यवस्थित प्रक्रिया का नतीजा हो। इससे गलतियों की या कह लीजिए पक्षपात की गुंजाइश कम हो जाती है। हाँ, और ये जानना भी जरूरी है कि रिसर्च में डेटा कैसे इकट्ठा हो रहा है। कभी कभी ये सिर्फ नंबरों पे आधारित होता है, कितने मरीज ठीक हुए, ब्लड प्रेशर कितना कम हुआ, इसे हम क्वांटिटेटिव कहते हैं। नंबर्स वाला। हाँ, नंबर्स वाला। और कभी ये लोगों के अनुभवों या उनके विचारों को समझने पे फोकस करता है, इसे क्वालिटेटिव कहते हैं। अच्छा। और कभी कभी दोनों को मिला भी दिया जाता है। लेकिन इन सब से ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी प्रक्रिया में जो लोग शामिल हो रहे हैं, मतलब जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका पूरा ध्यान रखा जाए। उनकी सुरक्षा, उनके अधिकार, उनका सम्मान, ये आप कह सकते हैं पूरी रिसर्च की नींव है। ये तो बहुत जरूरी बात है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये स्टडीज असल में डिजाइन कैसे की जाती हैं। हाँ, मैंने सुना है मोटे तौर पे 2 तरीके होते हैं। हाँ, मुख्य रूप से 2 तरह के डिजाइन होते हैं। पहला है ऑब्जर्वेशनल, मतलब अवलोकन संबंधी। इसमें रिसर्चर्स बस देखते हैं, नापते हैं और विश्लेषण करते हैं। वो किसी चीज में दखल नहीं देते। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे ये देखना कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें फेफड़ों की बीमारी का खतरा ज्यादा है या नहीं। यहाँ रिसर्चर किसी को स्मोकिंग करने या छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, वो बस ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी अलग अलग तरीके होंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे कोहोर्ट स्टडीज होती हैं। इसमें लोगों के एक समूह को, मतलब एक कोहोर्ट को समय के साथ फॉलो किया जाता है, ये देखने के लिए कि उनमें कौन सी बीमारियां होती हैं। अच्छा, लंबे समय तक? बिल्कुल। हाँ, लंबे समय तक। या फिर होती हैं केस कंट्रोल स्टडीज। इसमें किसी बीमारी वाले लोगों की तुलना उन लोगों से की जाती है जिन्हें वो बीमारी नहीं है, ये जानने के लिए कि उनके अतीत में, मतलब पहले, कौन से फैक्टर्स अलग थे जिनसे शायद बीमारी हुई हो। ये तरीके हमें चीजों के बीच एक लिंक, एक संबंध बता सकते हैं, लेकिन पक्के तौर पर ये नहीं बता पाते कि इसी वजह से ऐसा हुआ, मतलब कारण नहीं बता पाते। अच्छा, तो कारण पता करने के लिए फिर दूसरा तरीका होगा? हाँ, उसके लिए है दूसरा तरीका, एक्सपेरिमेंटल, यानी प्रयोगात्मक।
यहाँ रिसर्चर सिर्फ देखते नहीं बल्कि वो एक इंटरवीन करते हैं, दखल देते हैं, कुछ बदलते हैं। ओके। और इसका सबसे जाना माना और शायद सबसे महत्वपूर्ण डिजाइन है रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल, शॉर्ट में कहें तो RCT। हाँ, RCTs, इनका जिक्र तो बहुत होता है, खासकर नई दवाओं या टीकों के मामले में। इन्हें इतना जरूरी क्यों मानते हैं? ऐसा क्या खास है इनमें? देखिए, RCTs को मेडिकल रिसर्च में एक तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, खासकर ये पता लगाने के लिए कि कोई नया इलाज, कोई नई दवा वाकई असरदार है या नहीं। गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों? इसकी वजह है इसके कुछ खास तत्व। पहला है रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन मतलब जो लोग स्टडी में हिस्सा ले रहे हैं उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में पूरी तरह से रैंडम तरीके से, मतलब संयोग से बांटा जाता है, जैसे सिक्का उछाल कर तय करना। हाँ। एक ग्रुप को नया इलाज मिलता है जिसे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। हाँ। और दूसरे ग्रुप को या तो मौजूदा स्टैंडर्ड इलाज मिलता है या फिर कभी-कभी प्लेसिबो। प्लेसिबो मतलब कोई निष्क्रिय चीज, जैसे शुगर की गोली। इस ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। लेकिन ये रैंडम तरीके से संयोग से बांटने का क्या फायदा? इन सब मामलों में इससे बायस यानी पक्षपात की संभावना कम हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि रिसर्चर जानबूझकर बेहतर मरीजों को नए इलाज वाले ग्रुप में डाल दे। अच्छा, समझ गई। और कंट्रोल ग्रुप? कंट्रोल ग्रुप हमें तुलना करने का एक बेसलाइन देता है। हमें पता चलता है कि नए इलाज का असर वाकई कितना ज्यादा है उस ग्रुप की तुलना में जिसे नया इलाज नहीं मिला। और एक ब्लाइंडिंग शब्द भी बहुत सुनने में आता है RCTs के साथ। हाँ, ब्लाइंडिंग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि ये छुपाया जाता है कि किस व्यक्ति को कौन सा इलाज मिल रहा है। छुपाया जाता है? किससे? ये या तो सिर्फ पार्टिसिपेंट से छुपाया जाता है, इसे सिंगल ब्लाइंड कहते हैं, या फिर पार्टिसिपेंट्स और रिसर्चर्स दोनों से छुपाया जाता है, इसे डबल ब्लाइंड कहते हैं। मतलब ना मरीज को पता, ना डॉक्टर या रिसर्चर को कि असली दवा मिल रही है या प्लेसिबो। अच्छा, पर ऐसा क्यों? ये इसलिए जरूरी है ताकि लोगों की उम्मीदें या रिसर्चर्स की अपनी अपेक्षाएं नतीजों पर असर न डालें। देखिए, अगर किसी को पता हो कि उसे एकदम नई चमत्कारी दवा मिल रही है, तो हो सकता है वो सिर्फ इसी सोच से ही बेहतर महसूस करने लगे। इसे कहते हैं प्लेसेबो इफेक्ट। हाँ, सुना है इसके बारे में। और अगर रिसर्चर को पता हो कि कौन मरीज नया इलाज ले रहा है, तो हो सकता है वो अनजाने में ही उस मरीज का ज्यादा ध्यान रखे या उसके लक्षणों को अलग तरह से देखें। इसे ऑब्जर्वर बायस कहते हैं। ब्लाइंडिंग इन दोनों चीजों को रोकने में मदद करती है। तो रैंडमाइजेशन, कंट्रोल ग्रुप और ब्लाइंडिंग, इन सब वजहों से RCT हमें कारण और प्रभाव के बारे में सबसे भरोसेमंद जानकारी देते हैं। बिल्कुल, इसीलिए इन्हें गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। और दवाओं के लिए ये ट्रायल कई फेज में होते हैं ना, फेज 1, फेज 2, फेज 3। ये क्या है? हाँ, दवाओं का डेवलपमेंट एक लंबी और व्यवस्थित प्रक्रिया है। ये फेजेस उसके चरण हैं। इसमें पहली बार दवा को बहुत कम लोगों पर आजमाया जाता है। अक्सर ये स्वस्थ वॉलंटियर्स होते हैं, शायद 20 से 80 लोग। मुख्य मकसद होता है सेफ्टी देखना कि दवा सुरक्षित है या नहीं, और उसकी सही डोज, मतलब खुराक क्या हो सकती है। ओके, सिर्फ सेफ्टी और डोज। हाँ, मुख्यतः। फिर आता है फेज 2। इसमें थोड़े ज्यादा मरीज शामिल होते हैं, शायद कुछ 100 लोग। यहाँ दवा की इफेक्टिवनेस, मतलब असर कितना है, इसकी पहली झलक देखी जाती है और सेफ्टी पर भी नजर रखी जाती है। ठीक है। फिर आता है फेज 3। ये बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं, हजारों मरीज शामिल हो सकते हैं। यहाँ दवा के असर की पक्की तौर पर पुष्टि की जाती है। साइड इफेक्ट्स को बहुत ध्यान से मॉनिटर किया जाता है और अक्सर इसकी तुलना मौजूदा स्टैंडर्ड इलाज से की जाती है। अच्छा, इसी फेज के बाद दवा अप्रूव होती है? हाँ, आमतौर पर फेज 3 के सफल नतीजों के आधार पर ही रेगुलेटरी एजेंसीज, जैसे हमारे यहाँ CDSCO है, दवा को मंजूरी देती हैं। और फेज 4? फेज 4 होता है दवा के मार्केट में आने के बाद। इसे पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस भी कहते हैं। इसमें लंबे समय तक दवा की सेफ्टी और असर पर नजर रखी जाती है, जब बहुत बड़ी आबादी असल दुनिया में उसका इस्तेमाल कर रही होती है। कभी-कभी सालों बाद कोई दुर्लभ साइड इफेक्ट पता चलता है। ये तो बहुत डिटेल्ड प्रोसेस है। अच्छा, ये तो हुई डिजाइन की बात, लेकिन किसी भी स्टडी के लिए सही लोगों को चुनना भी तो जरूरी होगा। आप पूरी आबादी पर तो रिसर्च कर नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। यहीं पर सैम्पलिंग मेथड्स, यानी नमूना चुनने के तरीके काम आते हैं। हमें आबादी का एक छोटा सा हिस्सा चुनना होता है, एक सैंपल, जो पूरी आबादी का ठीक से प्रतिनिधित्व कर सके। तो ये कैसे करते हैं? मोटे तौर पर 2 तरीके हैं। एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें आबादी के हर व्यक्ति के चुने जाने का एक ज्ञात और अक्सर बराबर मौका होता है, जैसे लॉटरी निकालकर लोगों को चुनना।
ये तरीका सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे जो सैंपल मिलता है उसके पूरी आबादी का सही अक्स होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। मतलब नतीजे पूरी आबादी पर लागू किए जा सकते हैं, उनमें जनरलाइजेबिलिटी होती है। और दूसरा तरीका? दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें लोगों को रैंडम तरीके से नहीं चुना जाता, बल्कि किसी और आधार पर चुना जाता है। जैसे सुविधा के आधार पर जो लोग आसानी से मिल गए उन्हें शामिल कर लिया, या रिसर्चर अपनी समझ से कुछ खास लोगों को चुन ले। जैसे क्लिनिक में जो मरीज आए उन्हीं को ले लिया। हाँ बिल्कुल, इसे कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं। ये तरीके आसान जरूर होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन इनमें बायस का खतरा रहता है। हो सकता है जो सैंपल हमने चुना वो पूरी आबादी जैसा हो ही ना। इसलिए इसके नतीजों को पूरी आबादी पर लागू करते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। यानी चुनाव का तरीका नतीजों की विश्वसनीयता पर सीधा असर डालता है। अच्छा, और ये सैंपल कितना बड़ा होना चाहिए? क्या ज्यादा लोग मतलब हमेशा बेहतर नतीजे? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब सीधा हाँ या नहीं में नहीं है। सैंपल का आकार, मतलब कितने लोग स्टडी में शामिल हों, ये कई बातों पर निर्भर करता है। किन बातों पर? जैसे कि हम कितना छोटा असर भी पकड़ना चाहते हैं। मान लीजिए कोई दवा सिर्फ थोड़ा सा ही सुधार करती है, तो उसे पकड़ने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। डेटा में खुद कितनी भिन्नता है। अगर लोगों के नतीजे बहुत अलग अलग आ रहे हैं तो भी बड़ा सैंपल चाहिए होगा। और हम अपने नतीजों को लेकर कितने निश्चित होना चाहते हैं। इसके लिए स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस होती हैं, जिन्हें पावर एनालिसिस कहते हैं। ये हमें अंदाजा देती हैं कि हमें कम से कम कितने लोगों की जरूरत है एक सार्थक नतीजा पाने के लिए। तो मतलब बहुत छोटा सैंपल भी ठीक नहीं और बहुत बड़ा भी जरूरी नहीं। सही बात है। बहुत छोटा सैंपल हो सकता है किसी असली असर को मिस कर दे, और बहुत बड़ा सैंपल बेवजह समय और पैसे की बर्बादी हो सकता है, और लोगों को अनावश्यक रूप से रिसर्च में शामिल करना भी ठीक नहीं। तो एक सही संतुलन बनाना होता है। ठीक है, तो हमने रिसर्च डिजाइन कर ली, सही साइज का सही सैंपल भी चुन लिया। अब अगला कदम है उनसे जानकारी इकट्ठा करना, डेटा कलेक्शन। हाँ बिल्कुल, डेटा कलेक्शन। इसके लिए कई तरह के टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे प्रश्नावली या सर्वेक्षण। ये कागज पर भी हो सकते हैं या आजकल इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं। सवाल जवाब वाले फॉर्म्स। हाँ, सवाल जवाब वाले फॉर्म्स। क्लिनिकल ट्रायल्स में खास तरह के फॉर्म्स इस्तेमाल होते हैं जिन्हें केस रिपोर्ट फॉर्म या CRF कहते हैं। ये बहुत डिटेल्ड होते हैं। CRF? इसमें क्या होता है? ये समझिए कि हर पार्टिसिपेंट की एक तरह की फाइल होती है। इसमें उनकी सारी जानकारी, डेमोग्राफिक्स, मेडिकल हिस्ट्री, उन्हें कौन सा ट्रीटमेंट मिला, उसके क्या नतीजे रहे, कोई साइड इफेक्ट हुआ या नहीं, सब कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से बहुत व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। ये तो काफी मेहनत का काम लगता होगा, खासकर अगर हजारों लोग हों। हाँ, पहले ये सब कागज पर होता था तो बहुत मुश्किल था, लेकिन आजकल तो सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो यहाँ भी बदलाव आया है। अच्छा, तो इसके फायदे क्या हैं? फायदे कई हैं। एक तो डेटा एंट्री आसान और तेज हो जाती है। दूसरा, सिस्टम में ही चेक्स लगे होते हैं तो गलतियां कम होती हैं। जैसे अगर किसी फील्ड में गलत तरह का डेटा भरा जाए तो सिस्टम तुरंत बता देता है। डेटा साफ सुथरा रहता है और डेटा विश्लेषण के लिए भी जल्दी तैयार हो जाता है। तो पूरी प्रक्रिया ज्यादा एफिशिएंट और एक्यूरेट हो जाती है। ये तो बढ़िया है। अच्छा, जब हम कोई जानकारी माप रहे हैं, जैसे किसी फॉर्म से हम डिप्रेशन का लेवल माप रहे हैं, तो ये कैसे पक्का करें कि हमारा टूल, हमारा फॉर्म सही माप रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। किसी भी मापन उपकरण के लिए दो गुण बहुत जरूरी हैं, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी? ये क्या है? वैलिडिटी का मतलब है एक्यूरेसी, यानी सटीकता। क्या हमारा टूल वही चीज माप रहा है जिसे मापने का उसका इरादा है? जैसे क्या डिप्रेशन का स्केल वाकई डिप्रेशन माप रहा है या कहीं वो चिंता या स्ट्रेस तो नहीं माप रहा? ठीक है, मतलब सही चीज मापना। और रिलायबिलिटी? रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी, यानी स्थिरता, या इसे प्रिसिजन भी कह सकते हैं। अगर हम एक ही चीज को बार बार मापें जबकि वो चीज बदली ना हो, तो क्या हमें हर बार लगभग एक जैसा नतीजा मिलेगा? जैसे अगर एक ही व्यक्ति का वजन एक ही मशीन पर 2 मिनट के अंदर 2 बार लें तो क्या वजन सेम आएगा? अगर हाँ, तो मशीन रिलायबल है। तो एक अच्छा टूल वैलिड भी होना चाहिए और रिलायबल भी। बिल्कुल, वो सही चीज मापे, वैलिडिटी, और हर बार भरोसेमंद तरीके से मापे, रिलायबिलिटी। ये दोनों गुण डेटा की क्वालिटी के लिए बहुत जरूरी हैं। समझ गई। तो डेटा इकट्ठा हो गया, उसकी क्वालिटी भी चेक कर ली। अब बारी आती है उसे समझने की। यहीं पर स्टैटिस्टिक्स या कहिए बायोस्टैटिस्टिक्स की भूमिका आती है ना?
हाँ बिल्कुल। अब आता है बायोस्टैटिस्टिक्स का काम। ये असल में बायोलॉजी और मेडिसिन में स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन है। हमारे पास जो इतना सारा डेटा इकट्ठा हुआ है उसमें से मतलब निकालने के लिए, उसमें पैटर्न ढूंढने के लिए और ये तय करने के लिए कि जो दिख रहा है वो असली है या सिर्फ चांस की बात है, हमें स्टैटिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। तो ये कैसे काम करता है, मतलब क्या करते हैं स्टैटिस्टिक्स में? देखिए, इसके मोटे तौर पर दो मुख्य हिस्से हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्णन करना। हाँ बिल्कुल, ये डेटा का वर्णन करता है, उसका एक सारांश, एक समरी देता है। जैसे स्टडी में शामिल लोगों की औसत उम्र क्या थी, कितने प्रतिशत पुरुष थे, कितनी महिलाएं थीं, इलाज के बाद ब्लड प्रेशर में औसतन कितनी कमी आई, सबसे कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा था। ये सब हमें डेटा की एक बेसिक तस्वीर देते हैं। इसमें मीन, मीडियन, मोड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन जैसी चीजें निकालते हैं। अच्छा, ये तो डेटा को समझने की पहली सीढ़ी हुई। और दूसरा हिस्सा? दूसरा हिस्सा है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये ज्यादा दिलचस्प है। ये हमें मदद करता है कि हम अपने सैंपल के डेटा के आधार पर पूरी आबादी के बारे में कुछ अनुमान लगा सकें, कुछ निष्कर्ष निकाल सकें। सैंपल से पूरी आबादी के बारे में कैसे? हाँ, यहीं पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग जैसी चीजें आती हैं। हम एक सवाल या एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। जैसे हमारी नल हाइपोथेसिस हो सकती है कि नई दवा और पुरानी दवा में कोई अंतर नहीं है, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो सकती है कि नई दवा पुरानी दवा से बेहतर है। ठीक है। फिर हम अपने सैंपल डेटा का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या हमारे पास इतने मजबूत सबूत हैं कि हम नल हाइपोथेसिस को खारिज कर सकें, मतलब ये कह सकें कि हाँ, अंतर तो है, ये सिर्फ चांस की बात नहीं लगती। और यहीं पर वो पी वैल्यू आती है जिसका जिक्र अक्सर होता है। हाँ, यहीं पर पी वैल्यू आती है। पी वैल्यू एक संभावना है। संभावना किस चीज की? ये संभावना है कि अगर असल में कोई अंतर नहीं होता, मतलब नल हाइपोथेसिस सच होती, तो भी हमें कम से कम उतने नतीजे तो मिल ही जाते जितने हमें अपनी स्टडी में मिले हैं, या उससे भी ज्यादा एक्सट्रीम नतीजे, सिर्फ चांस की वजह से। थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। मान लीजिए पी वैल्यू आती है 0.03। इसका मतलब है कि अगर नई और पुरानी दवा में सच में कोई फर्क नहीं है, तो भी सिर्फ 3% चांस है कि हमें स्टडी में उतना या उससे ज्यादा फर्क देखने को मिलता। क्योंकि ये चांस 3% बहुत कम है, आमतौर पर हम 5% या 0.05 का कट ऑफ रखते हैं, तो हम सोचते हैं कि शायद हमारी शुरुआती धारणा गलत थी, शायद दवाओं में वाकई फर्क है। तो P.05 का मतलब है कि नतीजा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। हाँ, पारंपरिक रूप से यही माना जाता है कि पी वैल्यू 0.05 से कम हो तो नतीजा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, मतलब ये संभावना कम है कि ये सिर्फ संयोग है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि नतीजा पक्का सही है और बहुत महत्वपूर्ण भी है? नहीं, जरूरी नहीं। और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो अक्सर होती है। पी वैल्यू हमें सिर्फ ये बताती है कि नतीजा शायद संयोग नहीं है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि असर कितना बड़ा है। अच्छा। हाँ, हो सकता है कोई दवा ब्लड प्रेशर को औसतन सिर्फ 1 mmg कम करे, लेकिन सैंपल साइज बहुत बड़ा होने की वजह से पी वैल्यू 0.05 से कम आ जाए। अब नतीजा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट तो है, पर क्या 1 mmg का फर्क मरीज के लिए वाकई कोई मायने रखता है? शायद नहीं। इसे कहते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, यानी व्यावहारिक महत्व। तो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अलग-अलग चीजें हैं? बिल्कुल अलग। हमें सिर्फ पी वैल्यू पर ही नहीं अटकना चाहिए, हमें यह भी देखना चाहिए कि असर का साइज कितना है, इफेक्ट साइज, और कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है। कॉन्फिडेंस इंटरवल ये क्या होता है? कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें एक रेंज बताता है जिसके अंदर असली असर पूरी आबादी में होने की संभावना होती है। जैसे 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है कि हम 95% निश्चित हैं कि असली असर इस रेंज के बीच में है। ये हमें अनुमान की सटीकता का भी अंदाजा देता है। एक चौड़ा इंटरवल मतलब कम सटीकता, एक संकरा इंटरवल मतलब ज्यादा सटीकता। तो मतलब पूरी कहानी समझने के लिए पी वैल्यू, इफेक्ट साइज, कॉन्फिडेंस इंटरवल और स्टडी का पूरा संदर्भ सब देखना पड़ता है। एकदम सही। सिर्फ एक नंबर देखकर निष्कर्ष पर कूदना खतरनाक हो सकता है। आंकड़ों का सही इस्तेमाल करने के लिए खास सॉफ्टवेयर्स जैसे SPSS, SAS, R वगैरह इस्तेमाल होते हैं, और नतीजों को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए ग्राफ और टेबल बनाए जाते हैं, जैसे बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट या सर्वाइवल एनालिसिस के लिए कपलान-मेयर कर्व। लेकिन आखिर में व्याख्या करते समय दिमाग खुला रखना और सिर्फ संख्याओं से आगे सोचना जरूरी है। ये तो बहुत जरूरी बातें हैं समझने के लिए, खासकर जब हम कोई स्टडी पढ़ते हैं।
अच्छा, क्या आजकल रिसर्च के तरीकों में भी कुछ नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, कुछ बदलाव? हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं। फील्ड लगातार इवॉल्व हो रहा है। एक दिलचस्प चीज है एडेप्टिव डिजाइन वाले ट्रायल्स। अडेप्टिव डिजाइन। हाँ, ये ऐसे ट्रायल होते हैं जो पहले से तय प्लान के अनुसार चलते चलते बदल सकते हैं। जैसे अगर बीच में पता चलता है कि कई इलाजों में से एक बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तो उसे ट्रायल से हटाया जा सकता है। या अगर कोई इलाज बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उस ग्रुप में ज्यादा मरीजों को डाला जा सकता है। इससे रिसर्च ज्यादा लचीली, तेज और एफिशिएंट बनती है। अच्छा, जैसे कोविड-19 के टाइम पर शायद ऐसे ट्रायल हुए थे। हाँ, बिल्कुल। रिकवरी ट्रायल और सॉलिडारिटी ट्रायल इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं, जिन्होंने बहुत तेजी से हमें बताया कि कौन सी दवाई कोविड के लिए काम कर रही थी और कौन सी नहीं। और क्या नया हो रहा है? एक और बड़ा ट्रेंड है डिसेंट्रलाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स, DCTs। इसमें कोशिश की जाती है कि मरीजों को बार बार हॉस्पिटल या क्लिनिक के चक्कर ना लगाने पड़े। वो कैसे? टेक्नोलॉजी की मदद से, टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल करके, पहनने वाले डिवाइस जैसे स्मार्ट वॉच से डेटा लेकर, मोबाइल ऐप्स के जरिए जानकारी इकट्ठा करके। इससे दूर दराज के लोग भी ट्रायल्स में हिस्सा ले पाते हैं और ये मरीजों के लिए ज्यादा सुविधाजनक होता है। ये तो काफी अच्छा है। हाँ, इसके अलावा रियल वर्ल्ड एविडेंस का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। रियल वर्ल्ड एविडेंस मतलब सिर्फ खास तौर पर किए गए RCTs से ही नहीं, बल्कि असल दुनिया में जो हेल्थ डेटा जनरेट हो रहा है, जैसे अस्पतालों के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, इंश्योरेंस क्लेम डेटा, पेशेंट रजिस्ट्रीज, उनसे भी सीखना और सबूत इकट्ठा करना। अच्छा, रोजमर्रा के डेटा से। हाँ, और फिर डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजीज, मोबाइल हेल्थ ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मशीन लर्निंग, इन सब का इस्तेमाल भी डेटा एनालिसिस, पैटर्न पहचानने और यहाँ तक कि दवा खोजने में भी बढ़ रहा है। AI भी आ गया है इसमें? जी हाँ, और एक और महत्वपूर्ण बदलाव है, रिसर्च अब ज्यादा पेशेंट सेंट्रिक हो रही है। पेशेंट सेंट्रिक मतलब सिर्फ बीमारी के ठीक होने या ना होने पर ही फोकस नहीं, बल्कि मरीज के अपने अनुभव पर, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर, उन नतीजों पर जो मरीज के लिए मायने रखते हैं, जिन्हें पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम कहते हैं, उन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। साथ ही प्रिसिजन मेडिसिन, यानी हर व्यक्ति के हिसाब से इलाज तय करना, ये भी इसी दिशा में एक कदम है। वाह, तो ये फील्ड काफी तेजी से बदल रहा है। तो कुल मिलाकर आज हमने जो बात की उसका सार क्या है? देखिए, सार यही है कि एक भरोसेमंद मेडिकल स्टडी के पीछे बहुत सारी प्लानिंग, मेहनत और एक व्यवस्थित सोच होती है। ये सिर्फ लैब में कुछ करने जैसा नहीं है। हाँ, हमने समझा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी क्यों जरूरी है, अलग-अलग डिजाइन क्या है, खासकर RCTs गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों है। बिल्कुल। फिर सही लोगों को चुनना, यानी सैम्पलिंग कितनी जरूरी है, डेटा कैसे इकट्ठा होता है और उसकी क्वालिटी यानी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी कैसे सुनिश्चित की जाती है। और फिर उस डेटा का मतलब निकालने के लिए बायोस्टैटिस्टिक्स कैसे काम करती है, P वैल्यू का सही मतलब क्या है और सिर्फ उस पर ही क्यों नहीं टिके रहना चाहिए। बिल्कुल। और आखिर में हमने नए ट्रेंड्स भी देखे, जैसे अडेप्टिव ट्रायल्स, DCTs, RWE, AI और पेशेंट सेंट्रिक रिसर्च। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि अगली बार जब हम कोई स्वास्थ्य संबंधी खबर या स्टडी पढ़ें तो थोड़ा रुक कर सोचें, ये जानकारी आई कहाँ से, क्या ये मजबूत सबूतों पर आधारित है। सही कहा, ये मेथोडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स के सिद्धांत हमें उस जानकारी की गुणवत्ता परखने में मदद करते हैं। एक कठोर मेथोडोलॉजी और सावधानी से किया गया स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ही भरोसेमंद मेडिकल ज्ञान की नींव है। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे रियल वर्ल्ड एविडेंस और AI का इस्तेमाल रिसर्च में बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कि भविष्य में रिसर्च के गोल्ड स्टैंडर्ड यानी RCT की परिभाषा या उसकी भूमिका बदल सकती हैं? क्या ये नई तकनीकें RCTs की जगह ले सकती हैं या शायद उनके साथ मिलकर काम करेंगी? और भरोसेमंद नतीजे पाने के रास्ते में ये क्या नई चुनौतियां और नए अवसर पेश करती हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।